हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर से पहले लेक्चर में हमने नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने स्ट्रेचिंग, बैंडिंग, वाइब्रेशंस, रॉकिंग, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल वाइब्रेशंस, सिजरिंग, ट्विस्टिंग, वेविंग इत्यादि के बारे में पढ़ा था। और इसमें एक तरह के वाइब्रेशंस और होते हैं जो कि श्वसन वाइब्रेशंस कहलाते हैं, ब्रीदिंग वाइब्रेशंस कहलाते हैं। यदि यौगिक में परमाणु एक बंद श्रृंखला में व्यवस्थित रहता है, जैसे कि इसमें ये एक क्लोज्ड मॉलिक्यूल है जिसमें कि सभी एटम जो है एक बंद श्रृंखला क्लोज चेन में व्यवस्थित रहते हैं, तो इस तरह के वाइब्रेशंस को हम श्वसन कंपन भी कहते हैं। इनमें अणु या परमाणु अणु में उपस्थित परमाणु दूर या पास लाकर बारी बारी से अपना आकार घटाते बढ़ाते रहते हैं। यानी कि जिस तरीके से फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं, उसी प्रकार से जो है उनका बॉन्ड्स का संकुचन और एक्सपेंशन होता रहता है। इसलिए इन कंपनों को श्वसन कंपन कहते हैं। जिस प्रकार एक स्प्रिंग को मोड़ने में खींचने की अपेक्षा अधिक मोड़ने में जो है खींचने की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी बंध को तनित करना या बंकित करने से ज़्यादा कठिन है। अर्थात तनन एवं बंकन कंपनों में से बंकन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि बंकन जो है अधिक तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। मतलब हायर वेवलेंथ वाले वाइब्रेशंस होते हैं ये। और इस प्रकार के लिए तनन कंपन के लिए अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। अतः इस प्रकार की वाइब्रेशंस में देखा गया है कि जो तनन कंपन है लगभग 2500 से 10,000 माइक्रोमीटर और बंकन कंपन 10,000 से 25,000 माइक्रोन मीटर के बीच में अवशोषण बैंड देते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप के लिए जो स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं वो 2500 से 7,000 mm के बीच प्राप्त होते हैं। अतः इसको हम आसानी से पहचाना जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। जब किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को जो है अगर हम रिजिड रोटेटर के रूप में हमने पढ़ा पिछले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में जो रिजिड रोटेटर है वह कंपन भी कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अणु के में जो दोनों परमाणु हैं वो आपस में जो है स्ट्रांगली बंधे हुए नहीं होते, बल्कि ऐसे ऐसे बल से बंधे हुए होते हैं जिसका परिवर्तन उनके बीच की दूरी के साथ में होता है। अर्थात ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इसकी वजह से इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एंगल दोनों ही विकृत हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वाइब्रेटेड डायटोमिक मॉलिक्यूल है का जो मॉडल है वह एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होता है। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो गति है उसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं, जिस पर कि हुक्स के नियम के अनुसार जो है लागू किया जा सकता है। और इस हुक्स लॉ के अनुसार जो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, यानी कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स के बराबर है। यहाँ पर जो है विस्थापन जो है ये जो है के जो है एक प्रकार का फोर्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसे कि हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और ऋणात्मक चिन्ह
इस बात को बताता है कि जो जो रीस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरीके से ऋणात्मक चिन्ह ये इस बात को बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में की विपरीत दिशा में होता है। और डेल्टा एक्स जो है बंध लंबाई में विस्थापन है। तो स्प्रिंग जो है के स्थिरांक के स्प्रिंग का विशेष कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स है, जो कि स्प्रिंग की स्टिकनेस यानी कठोरता का मापन है। इससे इसकी स्प्रिंग की कठोरता को मापा जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो एक कंपन करते हुए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल AB है, जो कि दो परमाणु A और B से मिलकर बना है, जिसका कि द्रव्यमान A का M1 और B का जो है M2 माना जा सकता है। और इनमें जो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको व्यक्त करने के लिए ये स्प्रिंग लगी हुई है। ये जब दोनों परमाणु A और B साम्यावस्था पर जो है एक सरल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स से जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके अनुसार, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है स्प्रिंग, यानी कि नॉर्मल पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो उस स्थिति में दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी है या ये जो दूरी है वो RE से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग वाला जो डायग्राम है ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल AB कंपन तल, जिसमें दो परमाणु A और B AB से स्प्रिंग AB से जुड़े हुए हैं, जो विस्थापन कोऑर्डिनेट व रीस्टोरिंग फोर्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब स्प्रिंग को खींचा जाता है यानी कि उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो उस पर लगने वाला बल है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और जबकि विस्थापन जो है बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर विस्थापन रिस्टोरिंग फोर्स की दिशा के विपरीत होगा ये एक्सपेंशन में। अगर इसको स्प्रिंग को जो है जिसमें कंप्रेशन पोजीशन है उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है यानी कि वो उसको जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो ये है कि स्प्रिंग की जो प्रवृत्ति होती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने की होती है। तो परंतु जब उसको खींचा जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो स्प्रिंग की जो प्रवृत्ति होती है वो अपनी साम्यावस्था में आने की होती है। तो इस वजह से स्प्रिंग पर उसके विस्थापन की विपरीत दिशा में रीस्टोरिंग फोर्स यानी प्रतिस्थापन बल कार्य करता है। तो यदि दो परमाणु साम्यावस्था में सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम बता सकते हैं न्यू इक्वल टू 1/2π√K/μ। तो यहाँ म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है, म्यू इक्वल टू M1 M2/M1 प्लस M2। अब इसको हम इस इक्वेशन में हम C से डिवाइड करें तो न्यू/C इक्वल टू 1/2πc√K/μ। तो यहाँ पर न्यू/C बराबर जो है 1/λ होता है। ये वैल्यू जो है 1/λ के बराबर होती है। तो इसको हम और 1/λ न्यू/C बराबर 1/λ। तो 1/λ या इसको हम इस तरीके से बराबर न्यू पार वेव नंबर, इसको हम वेव नंबर से बताते हैं। तो यहाँ पर न्यू बार इक्वल टू 1/2πc K/μ सेंटीमीटर -1 के बराबर होता है।
और यहाँ पर जो बल नियतांक है के, जो इसकी यूनिट है CGS में डाइन सेंटीमीटर वन, और SI यूनिट में जो के की वैल्यू है वो SI यूनिट में न्यूटन मीटर माइनस वन होती है। और किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी बी एक्स इक्वल टू 1/2 के ब्रैकेट में डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। तो और इसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक्स डायरेक्शन में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई बी माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर साई ई न्यू माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ई न्यू है। तो ई न्यू इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच न्यू आता है, और वी बराबर जो है ये जो है, और ये जो एनर्जी है ये भी जो है क्वांटाइज्ड होती है। और इसके लिए न्यू इक्वल टू 0 1 2 3 आगे तक है, जहाँ न्यू जो है कंपन क्वांटम नंबर है, और जब न्यू इक्वल टू 0 होता है और कंपन क्वांटम नंबर है जिसका मान 1 2 3 इत्यादि होता है, तो यहाँ न्यू इक्वल टू 0 पर ई जीरो इक्वल टू 1/2 एच न्यू, यानी इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कहते हैं निम्नतम कंपन ऊर्जा जो है वो शून्य नहीं होती, इस ऊर्जा को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि अणु में परमाणु कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट स्टेट में नहीं होते, और यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के समरूप होगा। अगर परमाणु अगर कभी परम स्थिति में हो तो अनिश्चितता शून्य होगी, और संयुक्त अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार संवेग में अनिश्चितता अनंत होगी, जो कि संभव नहीं है। और अतः इसको बताने के लिए अणु के परमाणु की स्थिति में थोड़ी अनिश्चितता होगी, परंतु परमाणु में थोड़ी कंपन ऊर्जा अवश्य होती है। तो एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, तो यहाँ पर डेल्टा ई वी इक्वल टू वी न्यू प्लस ई न्यू इक्वल टू ब्रैकेट में न्यू प्लस 1 प्लस हाफ एच न्यू माइनस न्यू प्लस हाफ एच न्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है डेल्टा ई न्यू इक्वल टू एच न्यू होगा, जबकि न्यू इक्वल टू 0 है तो ई न्यू इक्वल टू 1/2 एच न्यू। जब न्यू इक्वल टू 1 है, इस फॉर्मूले से में हम न्यू की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आती है 3/2 एच न्यू। जब 2 है न्यू इक्वल टू, तो ई न्यू इक्वल टू 5/2 एच न्यू, और न्यू इक्वल टू 3 है तो ई न्यू इक्वल टू 7/2 एच न्यू। यानी कि बी इक्वल टू 0 1 2 3 जो है इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब बॉन्ड डिस्टेंस जो है और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमें इस प्रकार का डायग्राम हमें ऊर्जा स्तरों के लिए संभावित स्थितिज ऊर्जा वक्र है, जिसमें कि संभावित कंपन ऊर्जा स्तर यहाँ पर ये जो लेवल है न्यू इक्वल टू 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और आगे ये जो है वाइब्रेशनल जो है एनर्जी लेवल्स हैं, और ये जो है स्थितिज ऊर्जा वक्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तर जो हैं वो जो है समान दूरी पर स्थित होते हैं, और दो पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों में कंपन ऊर्जा में जो अंतर है वो 1/2 एच न्यू के बराबर, ये जो इनके बीच में जो अंतर है वो एच न्यू के बराबर होता है। ऊर्जा में अंतर, दो पास पास स्थित ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का अंतर
एच न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या हार्मोनिक्स अप्रोक्सीमेशन में जो है इसके लिए वर्ण या चयन नियम, सिलेक्शन रूल। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या हार्मोनिक्स अप्रोक्सीमेशन में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊर्जा स्तरों के लिए विभिन्न कंपन स्तरों में या एक कंपन ऊर्जा स्तर से और दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण में चयन नियम यानी कि लागू होता है, यानी डेल्टा न्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1, अर्थात कंपन क्वांटम नंबर में परिवर्तन प्लस या माइनस 1 के बराबर होता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन को लें तो उस स्थिति में जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव 1 होगा, और अगर उत्सर्जन होता है तो ये नेगेटिव -1 आता है। तो चूँकि मोस्ट मतलब अधिकतर घटनाओं में अवशोषण स्पेक्ट्रा है, कंपन स्पेक्ट्रा, इसलिए प्रत्येक कंपन के लिए केवल एक ही बैंड प्राप्त होता है, जिसे कि हम फंडामेंटल कंपन बैंड कहते हैं। अब यह है शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, न्यू तथा न्यू प्लस 1 के बीच में जब ट्रांजिशन होगा, यानी दो पास पास के ऊर्जा स्तर न्यू और न्यू प्लस 1, यानी क्वांटम नंबर न्यू है और दूसरे की न्यू प्लस 1 है, तो ऊर्जा अंतर जो है हमने देखा एच न्यू के बराबर है, और उनके लिए एक जो है केवल एक लाइन, सिंगल लाइन प्राप्त होगी, क्योंकि और हमने ये चित्र में देखा कि प्रत्येक इस डायग्राम में कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर, दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा में अंतर है वो समान होता है। तो यहाँ पर एक ही तरह की हमें लाइन प्राप्त होगी। तो अधिकतर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज स्पेक्ट्रम जो है वो IR रीजन में होता है, क्योंकि आणविक घूर्णनों में निहित उत्तेजन ऊर्जाओं के मान कंपन ऊर्जाओं की तुलना में बहुत कम होते हैं। जैसे HCl के लिए अगर हम देखें तो जो कंपन वाइब्रेशनल एक्साइटेशन एनर्जी है उसका मान 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि रोटेशनल जो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन एनर्जी है वो 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पर इस तरह के जो वाइब्रेशंस हैं, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम केवल लिक्विड्स में ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि विभिन्न अणुओं की अन्योन क्रिया सामान्य घूर्णन ऊर्जा को एक्साइट नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि होमोन्यूक्लियर हैं, N2 O2 Cl2, जिनमें कि डायपोल मोमेंट नहीं होता, वो जो है IR इनएक्टिव कहलाते हैं, जबकि HCl और CO जैसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि डायपोल मोमेंट होता है वो IR एक्टिव कहलाते हैं। किसी भी बंध के बल नियतांक को ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ बॉन्ड। तो यहाँ पर IR स्पेक्ट्रम जो है उसकी सहायता से हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में फोर्स कांस्टेंट को ज्ञात कर सकते हैं, और जब उनकी कम एम्पलीट्यूड वाले मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक माने जा सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सिंपल मॉलिक्यूल जो है, यानी कि एक अणु जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कंपन करते हैं। ऐसे कंपनों की आवृत्ति जो है न्यू बार इक्वल टू 1/2πc √k/μ के बराबर होती है। तो यहाँ पर k जो है ये जो k है वो बराबर हो जाएगा 4π स्क्वायर, मतलब ये दोनों वैल्यू और म्यू उधर चला जाएगा, तो k इक्वल टू 4π स्क्वायर c² न्यू स्क्वायर बार स्क्वायर म्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर c जो है प्रकाश का वेग है, k फोर्स कांस्टेंट है, म्यू जो है मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास है, और यहाँ पर न्यू बार जो है वो है वेव नंबर है। तो इसमें
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यू को नाप लिया जाता है। फिर उस बंध के लिए जो है यहाँ पे ये उस बंध की म्यू जो है कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो यहाँ पर उनके लिए मॉलिक्यूल के लिए के का मान ज्ञात कर लिया जाता है उस बंध के लिए, और फिर इसकी के मान को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि HX है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, ये जब भी हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन और आयोडीन के साथ जब बंध बनाता है तो बॉन्ड एनर्जीज का मान जो है जो है इन केसेस में इधर से इधर जाने पर जो है वो घटता चला जाता है। तो तो जो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा वाला जो बॉन्ड होगा वो HI के बीच में होगा, तो इसलिए HI जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर बल नियतांक और बंध ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन फ्री फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ बल स्थिरांक जो है वो बंध सामर्थ्य या बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर CC बॉन्ड के लिए बल स्थिरांक के इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁵ है। तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी 335 है किलो जूल पर मोल है। और CC डबल बॉन्ड के लिए ये एनर्जी फोर्स कांस्टेंट के इक्वल टू 10 इंटू 10⁵ है, तो ये 627 के करीब है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए के बराबर 16 इंटू 10⁵ है, तो ये वैल्यू जो है 827 के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे जो है ये जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की तुलना में दुगनी और तिगनी होती है, दुगनी और तिगनी होती है। यानी कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा ये, और इसके मान से हम अपेक्षित स्ट्रेंथ को भी बता सकते हैं। तो आप स्ट्रेंथ को भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।